हड़प्पा संस्कृति की मूलभूत तत्व, उद्गम तथा विकास। प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर, ऑरिजिन एंड ग्रोथ। हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध एक अत्यंत विवादास्पद प्रश्न, इसकी उत्पत्ति और इसके संस्थापकों से जुड़ी हुई है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिक स्वरूप व इसकी संस्कृति का स्वरूप प्रस्तुत करती है, परंतु इसका आरंभ और विकास कैसे हुआ ये स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। इसी प्रकार इस सभ्यता के संस्थापकों की पहचान भी निश्चित नहीं है। इस संबंध में विभिन्न मत दिए गए हैं, इनसे सभ्यता का कुछ प्रकाश पड़ता है, यद्यपि इनसे जुड़े अनेक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। प्रथम है उद्गम एवं विकास। मार्शल के उत्खनन के दौरान मोहनजोदाड़ो से जो हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, भवन निर्माण के 7 स्तर प्रकाश में आए थे। इनसे एक प्रारंभिक काल का, 3 मध्य और 3 स्तर अंतिम चरण के थे। निम्नतम स्तर के नीचे की सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जल स्तर के नीचे उत्खनन नहीं किए जा सके। इसी प्रकार के साक्ष्य अन्य हड़प्पा स्थलों से भी मिलते हैं। अनेक स्थलों से आरंभिक चरण, पूर्ण विकसित चरण एवं पतन उन्मुखी सभ्यता के चरण मिलते हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा का विकसित नागरिक स्वरूप अचानक से प्रकट नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे एक विकास की प्रक्रिया थी। हड़प्पा सभ्यता के उद्गम से संबंधित जो भी सिद्धांत उत्खनन से आए हैं वे इस प्रकार हैं, जिसमें प्रथम द्रविड़ों द्वारा स्थापित सभ्यता। अनेक विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की स्थापना द्रविड़ों के द्वारा की गई थी। इस मत के मानने वालों की विचारधारा है कि आर्यों के पूर्व द्रविड़ सिंधु घाटी में निवास करते थे, इसलिए सिंधु लिपि द्रविड़ लिपि से मिलती जुलती है। द्रविड़ों के धार्मिक क्रियाकलाप एवं उनके आराध्य देवता लिंग योनि की पूजा, शिव और मातृदेवी की पूजा सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं हैं। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से जो अस्थि पंजर पाए गए हैं, उनमें भूमध्य सागरी तत्व दिखाई देता है। द्रविड़ों को भूमध्य सागरी प्रजाति से संबद्ध माना गया है। इन प्रमाणों के आधार पर द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक माना गया है। इस मत को स्वीकार करने में अनेक प्रकार की कठिनाई है। यद्यपि द्रविड़ सभ्यता और सिंधु सभ्यता में कुछ तत्व समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन दोनों सभ्यताओं का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। द्रविड़ सभ्यता नागरिक सभ्यता किसी भी प्रकार से नहीं थी, अतः सिंधु सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता मानना उचित नहीं है। दूसरा है आर्यों की सभ्यता। अन्य वैसे विद्वान जो सिंधु सभ्यता को भारतीय उत्पत्ति मानते हैं, उनका तर्क है कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्यों का आरंभिक स्वरूप पश्चिम उत्तर क्षेत्र और सप्त सिंधु प्रदेश में ही हुआ था। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थल इन नदियों के निकट प्रकाश में आए हैं। पुनः आर्य भी ईरान, अफगानिस्तान होते भारत आए थे और पश्चिमोत्तर सीमा उनकी प्रमुख क्रीड़ा स्थल रही थी। आर्यों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक स्वीकार करना भी संभव नहीं है। इस प्रकार द्रविड़ों की सभ्यता ग्रामीण थी, उसी प्रकार आर्यों की सभ्यता भी ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता नागरिक सभ्यता थी। ऋग्वेद में आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र को पुरंदर, पूर्व या नगरों का संहारक कहा गया है, नगरों का निर्माता नहीं। आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक विश्वास एवं देवी देवता सिंधु सभ्यता से भिन्न थे। दोनों सभ्यताओं में काल संबंधी विभेद भी बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार उन्नत उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य था, जबकि आर्यों की सभ्यता मूल रूपेण कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों पर आश्रित थी। आर्य रथ, घोड़े और लोहे के व्यवहार से परिचित थे, परंतु सिंधु सभ्यता वाले नहीं। आरंभिक वैदिक काल में
शिव की उपासना का प्रमाण नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता की लिपि मिली, लेकिन आर्य लिखने की कला से परिचित नहीं थे। उनके ग्रंथों का मौखिक संपादन ही हुआ था। सिंधु सभ्यता का काल लगभग 2500 से 1750 ईस्वी के मध्य आका गया है, जबकि आर्यों की सभ्यता या वैदिक सभ्यता का अनुमान काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान नगरों का अस्तित्व की पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है, परंतु वैदिक सभ्यता के दौरान नगरों की पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते। इस प्रकार सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में इतना अंतर विभेद है कि दोनों को एक सभ्यता मानना अथवा आर्यों की सिंधु सभ्यता का संस्थापक स्वीकार करना सर्वथा अनुचित है। सिंधु सभ्यता पर मेसोपोटामिया का प्रभाव। अनेक भारतीय और यूरोपीय विद्वान जैसे डी कौशाम्बी, सर मर्टिमर व्हीलर, लियोनार्ड वुली, गॉर्डन चाइल्ड इत्यादि की धारणा है कि सिंधु सभ्यता का विकास मेसोपोटामियाई प्रभाव के कारण हुआ। व्हीलर के अनुसार भारत ने नागरिक सभ्यता मेसोपोटामिया से सीखी। गार्डन का भी मानना है कि हड़प्पा के नगरों का उदय मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण हुआ। उनका तो यहाँ तक मानना है कि स्वयं मेसोपोटामिया के निवासी बलूचिस्तान आए और बाद की नागरिक सभ्यता की स्थापना की। डी कौशाम्बी मानते हैं कि मिस्र, मेसोपोटामिया और हड़प्पा संस्कृति के निर्माता एक ही मूल के व्यक्ति थे। जो विद्वान हड़प्पा सभ्यता के उद्गम में मेसोपोटामिया आधुनिक इराक का महत्व स्वीकार करते हैं, उन लोगों ने अपने पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। उनका मानना है कि सभ्यता का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया के सुमेर में हुआ, वहां से सभ्यता की भावना मिस्र पहुंची, तत्पश्चात भारत आई। क्रेमर नामक विद्वान का मानना है कि 2400 ईसा पूर्व के आसपास सुमेर से उबेदी भारत आए और यहाँ नागरिक सभ्यता की स्थापना की। हिलर का तर्क है कि मोहनजोदाड़ो के अन्नागर, गढ़ी तथा बुर्ज से लकड़ी के शाहतीरों का प्रयोग हुआ था। इनके निर्माता कच्ची ईंटों से भवन निर्माण करते थे। इस प्रकार के भवन निर्माण प्रक्रिया सुमेर में प्रचलित थी। अंततः सिंधु सभ्यता के जनक भी मेसोपोटामियाई ही थे। गार्डन भी सिंधु घाटी के नगरों की भवनों से कच्ची ईंटों के व्यवहार के आधार पर सुमेर और सिंधु घाटी के नगरों में संबंध स्थापित करते हैं। प्रसिद्ध पुरातात्विक एच.डी. सांकलिया के अनुसार बलूचिस्तान के कुछ स्थलों में सुमेर के समान जिगुरेट, एक प्रकार की चबूतरे जो नीचे चौड़े और ऊपर सकरे हैं के भग्नावशेष पाए गए हैं, जो बलूचिस्तान में सुमेरी प्रभाव इंगित करते हैं। हिलर की भी धारणा है कि सिंधु सभ्यता के कृत्रिम चबूतरे सुमेरी जिगुरेट के ही अवशेष हैं, जो राजतंत्र की प्रेरणा से बने थे। इन तर्कों के विरोध में भी कई तर्क दिए गए हैं तथा हड़प्पा और सुमेरी सभ्यता के मूलभूत विभेद, अलगाव या भिन्नता की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है। उदाहरण स्वरूप सिंधु सभ्यता के नगरों में मुख्यतः पकाई गई ईंटों का व्यवहार हुआ था, जबकि सुमेरी नगरों में कच्ची ईंटों का। सुमेरी और सिंधु लिपि भी एक दूसरे से भिन्न है। सुमेरी लिपि कीलनुमा थी तो सिंधु लिपि चित्रात्मक अथवा सांकेतिक थी, पिक्टोग्राफिक या आइडियोग्राफिक थी। हड़प्पा लिपि में करीब 400 चिन्ह हैं, जबकि सुमेरी लिपि में 900। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना एवं जल तथा नालियों की व्यवस्था सुमेर से भी अधिक उन्नत है। सुमेर में मंदिरों एवं पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु सिंधु घाटी की सभ्यता में मंदिरों का अस्तित्व संदेहास्पद है। मेसोपोटामिया और मिस्र के समान हड़प्पा संस्कृति में भव्य कब्रगाह भी नहीं पाए गए हैं। दोनों सभ्यताओं में मृदभांडों, मृण मूर्तियों और मोहरों में भी अंतर
स्पष्ट है। इन्हें देखते हुए इस मत को स्वीकार करना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापना सुमेरी लोगों ने अथवा सुमेरी प्रभाव के कारण ही हुआ था। इस सभ्यता का विकास हुआ। दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध तो थे, इसलिए सुमेरी सभ्यता की कुछ वस्तुएं सिंधु घाटी में और सिंधु घाटी की कुछ वस्तुएं मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर मेसोपोटामिया को हड़प्पा सभ्यता का जनक तो नहीं माना जा सकता। अब हम बात करते हैं बलूची ग्राम्य संस्कृतियों के योगदान के बारे में। विद्वानों का एक समूह ये मानता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास में ईरानी बलूची ग्राम्य संस्कृतियों का प्रमुख योगदान था। पिछले दशकों में बलूचिस्तान और सिंध में किए गए उत्खनन के आधार पर ब्रिजेट और ऑल्चिन, फेयर सर्विस व रोमिला थापर जैसे विद्वानों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति उन्हीं ग्राम्य संस्कृतियों के विकास की प्रक्रिया हुई थी। किलीगुल मोहम्मद, राणा गुंडई, चनहुदड़ो, हड़प्पा, आमरी, कोटदीजी व अन्य अनेक स्थलों से जो पूरा तात्विक प्रमाण मिले हैं वे इस बात का संकेत करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के पूर्व भी इन स्थलों पर सभ्यता का विकास हो चुका था। प्राक हड़प्पा काल में ही वैसे लक्षण प्रकट हो चुके जो आगे पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता में पाए जाते हैं। प्रोफेसर रोमिला थापर सिंधु सभ्यता के विकास में नाल एवं कुली संस्कृति का योगदान मानती है। फेयर सर्विस नामक विद्वान ने दक्षिण मध्य बलूचिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, सिंधु राजस्थान, गुजरात में हुए उत्खननों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रमिक रूप से हुआ है और इसमें ईरानी बलूची ग्राम्य संस्कृतियों का यथेष्ट प्रभाव एवं योगदान था। इन संस्कृतियों का क्रमिक रूप से भारतीकरण हुआ, जिसमें धर्म की प्रमुख भूमिका थी। इन्हीं ग्राम्य संस्कृतियों का विकसित स्वरूप सिंधु सभ्यता के नागरिक सभ्यता में दिखाई देती है। फेयर सर्विस ने इंडो ईरानी सीमावर्ती क्षेत्र और बलूचिस्तान क्षेत्र में किए गए उत्खननों और उनसे प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विकास के 5 प्रमुख चरणों को इंगित किया है। इसमें प्रथम चरण सीमित कृषि एवं ग्राम्यता, दक्षिणी अफगानिस्तान मुंडीगक, उत्तर बलूचिस्तान क्वेटा, किलीगुल मोहम्मद, राना गुंडई, डाबरकोट एवं अन्य स्थलों से जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे ये इंगित करते हैं कि लगभग 3300 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में वैसे लोग निवास करते थे जिनकी जीविका की साधन पशुपालन था। भेड़, बकरी इनके मुख्य पालतू पशु थे। अत्यंत सीमित पैमाने पर अनाज भी उगाया जाता था। वे पत्थर के हथियार और हाथ से बने मिट्टी के बर्तन का उपकरण करते थे। उनके घर कच्ची ईंटों से बने थे जो भौतिक सामग्रियों इस क्षेत्र से उपलब्ध हुई उनसे स्थायी वास का प्रमाण नहीं मिलता है। वे संभवतः मौसम के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करते रहते थे। द्वितीय चरण उन्नत कृषि एवं ग्राम्यता, लगभग 3300 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य मुंडीगक, किलीगुल मोहम्मद, सुरजंगल, पेरियानो, गुंडई, नाल एवं अन्य स्थानों के उत्खनन से जो भौतिक सामग्री प्रकाश में आई है उनसे स्पष्ट हो जाता है कि इस चरण के दौरान आवास बड़े और अधिक स्थायी थे। कच्ची ईंटों के अतिरिक्त शिला खंडों का भी व्यवहार भवन निर्माण के लिए किया जाने लगा। इस चरण में स्थायी ग्राम्य जीवन का विकास हुआ। पत्थर के बांध बनाए गए, तांबे का व्यवहार आरंभ हुआ व मिट्टी के बर्तन हाथ के अतिरिक्त चाक की सहायता से भी बनाया जाने लगा। इन पर जंगली बकरियों
कुबड़दार साड़ व ज्यामितिक चित्रों के चिन्ह बनाए गए। शवों को कब्र में दफनाने की विधि आरंभ हुई। कृषि पर पहले की अपेक्षा अधिक बल दिया गया। इस काल के द्वितीय चरण में क्षेत्रीय विशेषताएं तथा उत्तरी ईरान की संस्कृति का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। तृतीय चरण स्थायी एवं विकसित ग्राम्य संस्कृति। इस चरण के विकास का अनुमानित काल लगभग 2500 से 2300-2200 ईसा पूर्व है। इस संस्कृति से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल है: मुंडीगढ़, दम्मसादात, पेरियाना गुंडई, कुलीनाल, सिंध में आमरी, मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी एवं राजस्थान में सोथी एवं कालीबंगा। इस चरण में गांवों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। गांव का क्षेत्रफल भी पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत था। कृषि योग्य भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया गया। बलूचिस्तान और सिंध में पत्थर के बांध या गबरबंद बनाए गए, जिनका संचित जल कृषि के विकास में व्यवहार किया गया। अनेक किसान इन चरणों में सिंधु घाटी के जलोढ़ मैदान में बसने लगे। भवन पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ बनाए गए। कोटदीजी में इस चरण में बस्तियों की घेराबंदी का प्रमाण देखा जा सकता है। पत्थर के अतिरिक्त तांबे और कांसे का व्यवहार भी हुआ। मिट्टी के बने सामान एवं पशु आकृतियां, खंडदार मुहर, कुंभकारों के विशिष्ट चिन्ह, चाक निर्मित बर्तन इस काल से मिलते हैं। मिट्टी के बर्तनों पर पीपल के पत्ते, कुबड़दार साड़, नाग, पशु, पक्षी, मछली इत्यादि के चित्र मिलते हैं। इस चिन्ह में ईरानी तत्वों के भारतीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हड़प्पा संस्कृति का जो विशेषताएं इस काल में दिखाई देती है, उसका पूर्ण विकास हड़प्पा संस्कृति के विकसित चरण में स्पष्ट हो जाता है। अतः इस काल को आरंभिक हड़प्पा काल भी माना जाता है। चतुर्थ काल, नागरीकरण का काल। ये चरण हड़प्पा संस्कृति का पूर्ण विकसित स्वरूप प्रस्तुत करता है। उसका अनुमानित काल 2300 से 1700 ईसा पूर्व आंका गया है। इस काल का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक स्थल दक्षिणी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पूर्वी पंजाब, गुजरात और राजस्थान से प्रकाश में आए हैं। इस काल की मुख्य विशेषता है विशाल भवन, घेराबंदी, जल एवं नालियों की व्यवस्था, विशिष्ट प्रकार के भवन, नगर विन्यास इत्यादि। विशिष्ट प्रकार के मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्तियां, धातु पत्थरों का व्यवहार, विभिन्न प्रकार के आभूषण, मुहर, लिपि इत्यादि के प्रचलन का प्रमाण अनेक स्थलों से मिलता है। मेसोपोटामिया के साथ साथ संबंधों का प्रमाण भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। पंचम चरण, धार्मिक पतन व इंडो ईरानी सीमावर्ती क्षेत्र का परित्याग। इस अंतिम चरण के दौरान 1700 से 1200 1800 ईसा पूर्व के बलूचिस्तान के अधिकांश गांवों का परित्याग वहां के निवासियों ने कर दिया। सिर्फ बड़े गांव में ही आबादी का प्रमाण मिलता है। भवन निर्माण की प्रक्रिया एवं कारीगरों की दक्षता में ह्रास के लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी में भी सिर्फ बड़े स्थल ही पतन उन्मुख स्थिति में आबाद रहे। पंजाब, गुजरात एवं अन्य क्षेत्रों में पतन उन्मुख संस्कृति का प्रमाण मिलता है। संभवतः इसी काल में सिंध और बलूचिस्तान से हड़प्पावासी पूर्व की ओर बढ़े। इस काल में नए लोगों और नई सांस्कृतिक तत्वों के आगमन का भी प्रमाण मिलता है। इस प्रकार फेयर्ड सर्विस का विचार है कि हड़प्पा संस्कृति का विकास ईरानी बलूची ग्राम्य संस्कृतियों के विकास और अन्य तत्वों के
भारतीकरण की प्रक्रिया के कारण हुई थी। सिंधु सभ्यता का भारतीय उद्गम एवं विकास। अनेक विद्वान हड़प्पा संस्कृति का उद्भव एवं क्रमिक विकास भारत में ही मानते हैं। राजस्थान के सोधी, बीकानेर के निकट कालीबंगा, गंगनगर एवं अन्य स्थानों से प्राक हड़प्पा कालीन मृत भांडों से मिलते जुलते मृत भांड पुरातात्विक सर्वेक्षणों एवं उत्खनन से प्रकाश में आए हैं। अमलानंद घोष के अनुसार इस सोथी संस्कृति का हड़प्पा सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अनेक स्थलों पर सोथी और हड़प्पा संस्कृति के बर्तन राजस्थान में साथ साथ दिखाई देते हैं। इसी प्रकार सुरकोटदा गुजरात में भी कालीबंगा के प्रथम चरण और सिंधु सभ्यता के बर्तन साथ साथ मिलते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि कुछ समय तक दोनों संस्कृतियां साथ साथ चली। घोष का मानना है कि भारत के लोगों ने ही मेसोपोटामिया से नागरिक जीवन का भाव ग्रहण कर अपने विकासशील मस्तिष्क का सहारा लेकर सुमेर से उन्नत नगरों का निर्माण किया। आर्थिक संपन्नता के लिए उन लोगों ने सुमेर से व्यापारिक संबंध की स्थापना की। घोष का ये भी तर्क है कि मोहनजोदाड़ो के लोग आधुनिक सिंधवासियों, हड़प्पा के निवासी आधुनिक पंजाबियों व लोथल के लोग आधुनिक गुजरातियों से मिलते हैं। उनका ये अनुमान सिंधु सभ्यता से प्राप्त नर कंकालों के परीक्षण पर आधारित है। अनेक विद्वान की यह धारणा है कि अग्रवाल, ऑचलिन इत्यादि का भी मानना है कि सोथी संस्कृति सिंधु सभ्यता की आरंभिक संस्कृति थी। इस प्रकार राजस्थान के गणेश्वर, सीकर, झुनझुन क्षेत्र से जो खेतरी ताम्र अंचल के निकट थे, 2800 से 2200 ईसा पूर्व के ताम्र उपकरण, मिट्टी के बर्तन इत्यादि प्रकाश में आए हैं जो सिंधु सभ्यता के समान हैं। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से कृषि और आखेट पर आश्रित थे तथा ताम्र उपकरण का निर्माण करते थे। गणेश्वर की संस्कृति प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति थी जिसने विकसित हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान दिया। विभिन्न मतों की समीक्षा। विभिन्न उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव एवं विकास की एक पेचीदा और विवादास्पद प्रश्न है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस प्रश्न का निश्चित और प्रामाणिक उत्तर देना संभव प्रतीत नहीं होता। सभी वर्णित मतों के पक्ष विपक्ष में तर्क दिए गए हैं। द्रविड़ों, आर्यों की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में इतना अंतर है कि द्रविड़ों और आर्यों की हड़प्पा सभ्यता का जनक नहीं माना जा सकता है। सुमेर और हड़प्पा की सभ्यताएं तब समकालीन और नागरिक थी, इसलिए दोनों में संपर्क होना संभव था। दोनों सभ्यताओं के संपर्क का प्रमाण व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करता है। साथ ही दोनों सभ्यताओं में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे जिनके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि सुमेरी प्रभाव के कारण ही सिंधु सभ्यता का उदय और विकास हुआ। आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर यही तर्क अधिक प्रभावशाली जान पड़ता है कि हड़प्पा संस्कृति का क्रमिक विकास हुआ है। यह अचानक किसी बाहरी प्रभाव के कारण प्रकट नहीं हुआ। क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों ने नगरों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों का प्रमुख योगदान था। ईरानी बलूची प्रभावों का भारतीयकरण हुआ और प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृतियों ने उन्नत और विकसित हड़प्पा सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
हड़प्पा संस्कृति के निवासियों की प्रजाति। हड़प्पा संस्कृति के संस्थापकों का प्रश्न भी एक जटिल प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के निवासी किसी एक प्रजाति के प्रतीत नहीं होते। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एवं अन्य स्थलों से जो अस्थिपंजर एवं प्रतिमा मस्तकें प्राप्त हुई है, उनके अध्ययन से ये प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी में किसी एक ही प्रजाति के व्यक्ति नहीं रहते थे, बल्कि विभिन्न प्रजातियों के व्यक्ति निवास करते थे। मोहनजोदाड़ो से जो अस्थिपंजर मिले हैं, वे प्राग स्ट्रोलायत, भूमध्य सागरी मंगोलाव व अल्पाइन एल्पी प्रजाति के हैं। हड़प्पा से अनेक खोपड़ियों और जबड़े मिले हैं, वे प्राग स्ट्रोलायत, काकेशिक व यूरोफिक्रियन प्रजाति के हैं। इसी प्रकार गुजरात में लोथल से प्राप्त खोपड़ियां आद्य नार्दिक, आद्य भूमध्य सागरी व तथा अल्पाइन अर्मेनियन प्रजाति के हैं। इस प्रजातियों में शारीरिक विभिन्नता स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। आधुनिक भौतिक नृविज्ञानी अभी विचार स्वीकार नहीं करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यताओं में विभिन्न प्रजातियों के निवासी थे। डी के सेन के अनुसार सिंधु नगरों के निवासियों का अपनी अपनी मूल रचना चाहे जो भी रही हो, इनमें अनेक स्थलों की जनसंख्या एक ही जीववैज्ञानिक समूहों से संबंधित थी। उनका संबंध ऐसी विभिन्न भिन्न प्रजातियों से नहीं जोड़ा जा सकता जिनकी भिन्न भिन्न विशेषताएं रही हो। हड़प्पा सभ्यता के प्रायस्नस्य इस सभ्यता के वर्तमान क्षेत्र के लोगों के पूर्वज रहे होंगे। अब हम बात करते हैं काल निर्धारण की समस्या के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की निश्चित अवधि भी विवाद का एक प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों ने इस सभ्यता के लिए भिन्न भिन्न तिथियां बताई है। एच हिरास ने नक्षत्रीय आधार पर इसका काल 5600 ईसा पूर्व माना है। प्रारंभिक उत्खनन मोहनजोदाड़ो के सप्त स्तरीय भग्नावशेषों व मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वानों ने ये विचार व्यक्त किया है कि इस सभ्यता का विकास 3250 से 2750 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। मार्शल का अनुमान है कि सैंधव सभ्यता का विकास 3री शताब्दी ईसा पूर्व से में हुआ। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर मॉर्टिमर व्हीलर ने इसका संभावित समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है। C.L. फाबरी का विचार है कि 2800 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य ये विकसित सभ्यता आई थी। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों रेडियो कार्बन विधि C14 के आधार पर इस सभ्यता का काल अब 2300 से 1750 ईसा पूर्व तिथि कोष्टक के मध्य निर्धारित किया गया है। 1750 ईस्वी तक इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नष्ट हो चुके थे, परंतु अन्य स्थलों जैसे रंगपुर गुजरात में ये सभ्यता निकृष्ट रूप से करीब 800 ईसा पूर्व तक चलती रही। इस तरह के प्रमाण अन्य स्थलों से भी प्राप्त होते हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि 1700 ईसा पूर्व के पश्चात भी ह्रासोन्मुख रूप में ये सभ्यता विद्यमान रही, विलुप्त नहीं हो गई। आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण काल को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रारंभिक काल 2500 से लेकर 2250 ईसा पूर्व तक, विस्तार का काल 2250 से 1950 ईसा पूर्व तक और पतन का काल 1950 से 1750 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। यहाँ पर हमने चर्चा किया काल निर्धारण की समस्या, विभिन्न मतों की परीक्षा, हड़प्पा संस्कृति के निवासियों की प्रजाति, विभिन्न मतों की समीक्षा, सिंधु सभ्यता का भारतीय उद्गम एवं विकास, पंचम चरण आर्थिक पतन व इंडो ईरानी सीमावर्ती क्षेत्र का परित्याग, चतुर्थ चरण नगरीकरण का काल, तृतीय चरण स्थायी एवं विकसित ग्राम्य संस्कृति, द्वितीय चरण
उन्नत कृषि एवं ग्राम्यता। प्रथम चरण सीमित कृषि एवं बाध्यता। बलोची ग्राम संस्कृतियों का योगदान। सिंधु सभ्यता पर मेसोपोटामिया का प्रभाव। आर्यों की सभ्यता। द्रविड़ द्वारा स्थापित सभ्यता, उद्गम एवं विकास। हड़प्पा संस्कृति के मूलभूत तत्व। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक से ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।